औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में हाज़िर हूँ और आज हम गुफ्तगू करेंगे होम्योपैथी एंड हेल्थ। और आज का हमारा टॉपिक है शुगर, ज़ियाबितस। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे शुगर क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। आज मेरे साथ पाकिस्तान के मारूफ और सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स मौजूद हैं। मैं पहले अपने पैनल का तारुफ करवाता हूँ। मोहतरम डॉक्टर अकील जावेद साहब, सेक्रेटरी जनरल CUH पाकिस्तान, और मेरे साथ दूसरी सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट साहबा हैं जो कि प्रेसिडेंट CUH लाहौर है। तो आइए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अकील जावेद साहब की तरफ आता हूं। तो डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये जो एक ज़ियाबितस है, डायबिटीज़ है, जिसको हम शुगर का नाम देते हैं, तो ये है क्या चीज़? इस पे जरा रोशनी डालें कि ये शुगर क्या, किस बला का नाम है। जी डॉक्टर साहब, शुगर उर्फे आम में हम इसे कहते हैं, इसका मेडिकल टर्म में जो है इसको डायबिटीज, और उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो ज़ियाबितीज। ये डॉक्टर साहब, जब ये शुगर बेसिकली जब आप कोई मीठा लेते हैं या फूड लेते हैं, हर उसमें कंटेंट्स होते हैं शुगर के जो आपके जिस्म को एनर्जी देते हैं। अच्छा, एनर्जी देते हैं किस तरह है? खून में शामिल होते हैं और खून में इंसुलिन की मदद से एब्जॉर्ब होने के बाद जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स को ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली फंक्शन है शुगर का। अच्छा, शुगर का ये मतलब नहीं आपने चीनी ले लिया, मीठा खा लिया, शुगर ले ली। शुगर आपको तमाम फूड में ऑलमोस्ट मिलती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अच्छा, होता क्या है कि जब आप कोई फूड लेते हैं या कोई ऐसा सप्लीमेंट लेते हैं जो जिसमें शुगर कंटेंट्स होते हैं, मीठे वाले कंटेंट्स होते हैं जो जिस्म के लिए ज़रूरी भी हैं, तो वो जब खून में शामिल होता है तो वहाँ से ऑब्जॉर्ब होकर इंसुलिन की मदद से वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो बाज़ औक़ात उसको वो जो रेलेवेंट इंसुलिन है उस मिकदार में या उस तरह नहीं मिल पाती, पीछे से पेंक्रियाज या लबलबा अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता, तो उसकी ऑब्जॉर्प्शन नहीं बनती। उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो नहीं होती तो वो एनर्जी रेलेवेंट खुलियों को या सेल्स को नहीं जाती, तो उसकी वजह से वो खून ब्लड स्ट्रीम में ही शामिल रहते हैं। उसकी वजह से पेचीदगियाँ होती हैं और आगे फिर हम डिस्कस करेंगे वो पेचीदगी क्या क्या हो सकती है। तो ये है बेसिकली शुगर या ज़ियाबितीज़ या डायबिटीज़, ये प्रॉब्लम। नहीं, ये जो आपने फरमाया है, तो क्या इसको आसान अल्फाज में ये लिया जाए कि इंसान जो भी इंसानी जिस्म जो फीड लेता है, जो खुराक खाते हैं, तो जो हमारे पेंक्रियाज हैं, लबलबा है, वो इसको ग्लूकोज में चेंज करते हैं। जी, ग्लूकोज में बिल्कुल चेंज करते हैं। बीटा सेल्स की मदद से ये ग्लूकोज में चेंज करते हैं। पहले स्टोर करते हैं, फिर उसको ग्लूकोज में चेंज करते हैं और फिर वो जाके एनर्जी में कन्वर्जन होती है। तो जब बहुत ज्यादा शुगर जमा होती रहे तो फिर वो यूटिलाइज नहीं होती, वो स्टोरेज से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो इस वजह से वो ब्लड में ही रह जाती है और फिर ब्लड में रहने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। वो फिर साइन और सिम्टम्स हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। इसी को हम शुगर बोलते हैं। इसी को हम शुगर बोलते हैं। तो अच्छा, दूसरा कभी सुनने में ये आया कि वो लोग, वो अफराद, मेल फीमेल, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में गुजरते हैं, तो टेंशन और शुगर का आपस में क्या ताल्लुक है? जी बिल्कुल, स्ट्रेस बहुत गहरा ताल्लुक है इसका। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो आपका लबलबा जाके इफेक्ट होता है, उसकी वजह से पेंक्रियाज आपका प्रॉपर सिस्टम मतलब वो नहीं चल पा रहा था, इंसुलिन प्रॉपर फीड नहीं कर पा रहा था। स्ट्रेस की वजह से आप उसमें इस डिसफंक्शन का शिकार हो जाते हैं या पेशेंट उस डिसफंक्शन का शिकार होता है, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ती हैं। तो स्ट्रेस से हतल इम्कान बचना चाहिए। ये आपके मैदे को भी अफेक्ट करता है और आपके पेंक्रियाज को भी हिट करता है। पेंक्रियाज को जब हिट करेगा तो आपका जो फंक्शन है लबलबे का, पेंक्रियाज का बेसिक जो फंक्शन है वो यही है कि इंसुलिन को एक कंट्रोल क्वांटिटी में ब्लड स्ट्रीम में छोड़ना, ताकि वो शुगर को एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक इंसान एक पराठा यूज करता है नाश्ते में,
तो मैंने तो ये पढ़ा है कि एक पराठे में तकरीबन 12 चम्मच चीनी के बराबर जो है वो शुगर मौजूद होती है, जो कि इंसानी जिस्म में जाती है। जी तो ये बिल्कुल। जो लोग 4-4 पराठे या 6-6 नान खाते हैं, तो यकीनन ये डाइजेस्ट भी नहीं होते, और ये मैक्सिमम मिकदार जो है वो शुगर की बॉडी में डिपॉजिट होती है, जो कि आगे डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो उसकी वजह जी से बिल्कुल, ये चार चार इसी को पराठे, हम शुगर बोलते हैं। इसी को हम शुगर बोलते हैं। ये चार चार पराठे खाने वाले लोग और ये बोतलें जगह जगह पीने वाले लोग, आप देखते होंगे कि इनके वजन बढ़ जाते हैं। ये यही वजह है कि ये उस मतलब जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है जिसम को, उससे आप जब ओवर करेंगे तो ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो होगा तो वो फैटी डिपॉजिट जाहिर है बढ़ेंगे। आपके नाज़रीन को मैं ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो एक 250 ml की जो बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोला हो या दूसरी चीजें हो, इसमें 9 स्पून शुगर के ये लोग ऐड करते हैं। कितने सर? 9 स्पून, 9 चम्मच चीनी। तो जब वो जाएगी, जाहिर है एक चीज, एक फंक्शन, गाड़ी का पेट्रोल पंप है, मतलब टैंक है, उसकी 40 लीटर की कैपेसिटी है। जब आप उसमें 45 लीटर डालेंगे तो क्या होगा? वो ओवरफ्लो होगा। यही हाल है कि लबलबा जाके हिट होता है, वो अपने फंक्शन को प्रॉपर नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है। जी, तो डॉक्टर इरम भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे इस मैं भी हम अपने सफर बहन बने, को खुशामदीद तो हम कहता आपको हूँ जो खुश हमारे आमदीद प्रोग्राम कहते पर हैं। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप पिछले 20 साल से होम्योपैथिक तरीका इलाज से अवाम की और पाकिस्तान के गरीब अवाम की खिदमत कर रही हैं, तो आपके ख्याल में ये शुगर की अकसाम भी हैं, कितनी अकसाम है? मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि हमारा ये होम्योपैथी और सेहत का जो प्रोग्राम है, हेल्थ स्पेशल के नाम पे, स्पेशल टीवी पे, हम अपने नाजरीन के लिए बिल्कुल आसान और सलीस अल्फाज यूज करते हैं, ताकि एक आम जो हमारा व्यूअर है, आम हमारा जो नाजर है, वो हमारी बात को समझ सके। तो बहुत कम हम मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बड़े सीधे साधे और आम सादा जुबान और सादा अल्फाज में बात करते हैं, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो बिल्कुल हमारी बात को मुकम्मल तौर पे समझ सकें। तो जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो ये शुगर जिस पे बारे में बताया गया है डॉक्टर अकील जावेद साहब ने, तो क्या ये इसकी अकसाम भी होती हैं? ये कितनी अकसाम में होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल अशरफ भाई, जैसे कि डॉक्टर अकील ने कहा कि ये पेंक्रियाज की खराबी है, तो बेसिकली डायबिटीज़ जो है ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ वो होते हैं जिनके कोई बेसिक कॉज हमें पता नहीं चलते और हमारा अपना ही निज़ाम जो है हमारे खिलाफ हो जाता है। तो शुगर जो है बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और जिस तरह अकील भाई ने कहा कि इंसुलिन का जो काम है वो ब्लड में जो शुगर पाई जाती है या जो एनर्जी पाई जाती है उसको हर सेल तक लेके जाना है। लेकिन जब ये एनर्जी हमारे अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है फैट्स की सूरत में या वैसे स्टोर होना शुरू हो जाती है, और हमारे सेल्स को जब तक ये एनर्जी नहीं पहुंचती तो फिर आगे खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। नॉर्मल इसकी 4 टाइप्स हैं, 2 से अवाम आगाह हैं, जैसे टाइप 1 है जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, फिर टाइप 2 है जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहा जाता है, तीसरी जो इसकी टाइप है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। ये वो डायबिटीज़ होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, कि आपने अक्सर सुना होगा कि जो हामला हमारी ख़वातीन है उनको प्रेगनेंसी के दौरान जो है शुगर हो जाती है, लेकिन जैसे ही वज़ा हमल होता है तो शुगर ख़त्म हो जाती है। फिर एक इसकी जो चौथी टाइप है वो प्री डायबिटीज़ है। ये वो डायबिटीज़ होती है जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर होती है और किसी वक्त भी आप डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। जिस तरह के प्रेगनेंसी की वाली ख़वातीन की मैंने बात की, तो इसका मतलब ये है कि अगर उन्हें जब वो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ का शिकार हुई हैं तो आने वाली ज़िंदगी में वो किसी वक्त भी डायबिटीज़ का शिकार हो सकती हैं। और जो हमारी पहली टाइप है ये इसे ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ ये होता है कि हमारे पैंक्रियाज जो हैं इंसुलिन ही नहीं बना रहे होते। टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है उसमें पैंक्रियाज इंसुलिन तो बना रहे होते हैं लेकिन रिसेप्टर लेवल के ऊपर ख़राबी होती है। जैसे कि अगर आप किसी से मदद मांगते हैं, आप परेशान हैं, आप किसी जगह फंस गए हैं और आप कहते हैं जी कि मुझे मदद भेजो, आपको मदद तो दरादर मिल रही होती है लेकिन आगे कोई रास्ता नहीं जिसके ज़रिए मदद आप तक पहुंचे।
तो टाइप 2 में ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे पैंक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल सही बना रहे होते हैं, लेकिन जिन रिसेप्टर्स के लिए उस इंसुलिन ने हमारे सेल लेवल के ऊपर पहुंचना होता है, वो रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे होते। लिहाजा दिमाग को मुसलसल पैगाम जा रहा होता है कि इंसुलिन भेजो, इंसुलिन भेजो। वो कमक के तौर पर इंसुलिन बेचता चला जाता है, लेकिन आगे रिसेप्टर जो हैं काम नहीं करते। नतीजे के तौर पर ब्लड के अंदर जो है हमारे शुगर लेवल्स बहुत हाई होना शुरू हो जाते हैं, और उस शुगर लेवल के हाई होने की वजह से फिर जो आगे नुकसानात आते हैं, साइन और सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं। मैं उन पर भी आगे चल के बात करती हूँ कि कौन से साइन और सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं। तो फिर डायबिटीज़ जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो जाती है। आप समझ लीजिए कि कभी टीबी को कहा जाता था कि ये सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। गरीब ममालिक में टीबी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। थर्ड वर्ल्ड के लिए टीबी जो मखसूस थी, डायबिटीज़ जो है ये हाइपरटेंशन से और टीबी से आगे निकल गई है। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो हर 10 में से एक बंदा जो है डायबिटीज़ का शिकार है, और इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं रही। पहले होता था कि आफ्टर 45 या 40 या 50 लोग डायबिटीज़ का शिकार होते थे, लेकिन जैसे कि अभी अकील भाई ने कहा कि हमारी खुराक में आप देखिए हम बोतल पीते हैं, उसमें कितनी ज़्यादा चीनी है। तो जो जंक फूड है ये डायबिटीज़ को बढ़ाने का बहुत बायस बनती है। लिहाजा टाइप 2 जो है उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, और अल्लाह के हुक्म से हम उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी वाली जो डायबिटीज़ है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ हमल के दौरान होती है। जैसे ही वदा हमल होता है वो डायबिटीज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। और फिर जो चौथी इसकी किस्म है जिसको हम बॉर्डर लाइन के ऊपर कहते हैं, वो आपके अपने हाथ में है। अगर आप अपनी डाइट बेहतर कर लें, आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें, तो आप कभी भी वो बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं कर पाते। तो बेसिकली इसकी 4 इकसाम है जिनके बारे में आपको मैंने बताया। पहली जो है वो इरिवर्सेबल है, दूसरी को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, तीसरी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, और चौथी हमारे अपने हाथ में है कि अगर हम चाहें तो हम वो बॉर्डर लाइन क्रॉस ना करें। तो आप कह लीजिए कि डायबिटीज़ की 4 किस्में हैं जिनसे हमें जो है ज़िंदगी में आपके रूशनास होना पड़ता है या फेस हमें वो प्रॉब्लम करनी पड़ती हैं। लेकिन है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें ग़िज़ा जो है हमारे जुज़्वे बदन नहीं बनती। नतीजे के तौर पर हमारे जो ब्लड में शुगर लेवल्स हैं वो हाई होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ मैं एक बात और बता दूं अपने सुनने वालों को कि जो नॉर्मल पेशेंट है, हाँ देखने वालों को, सॉरी देखने वालों को, एक्चुअली मैं लेक्चर ऑडियो की सूरत में करती हूँ इसलिए मैंने सुनने वाले कहा। देखने वालों को मैं ये बात बता दूं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए हमारी शुगर की रेंज अलग होती है, नॉन डायबिटिक के लिए हमारी रेंज अलग होती है। लिहाजा अगर जो शुगर पेशेंट हैं और वो अपनी फास्टिंग करते हैं या वो अपनी रैंडम शुगर करते हैं, तो उन्हें अपने आप को नॉर्मल लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी शुगर रैंडम 170 से नीचे भी आ रही है तो वो ठीक है। बल्कि अगर मैं ये बात कहूँ कि मैं माफिया का जिक्र नहीं करना चाहती, वरना जब हमें पढ़ाया जाता था तो हमें ये बताया जाता था कि जो नॉर्मल रीडिंग होती है वो 70 से 110 तक होती है। अब नॉर्मल रीडिंग जो है वो 70 से 90 तक कर दी गई, यानी कि आपने डायबिटिक पूल में ज़्यादा पेशेंट ऐड कर लिए। और माफिया का मैंने जिक्र इसलिए किया कि माफिया इसका रोल ये है कि जैसे जैसे वो रीडिंग कम करना शुरू करेंगे, आप अगर डायबिटिक नहीं भी हैं तो आप उस पूल में शामिल हो गए और आप मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। और जो हमें रैंडम की रीडिंग बताई जाती थी वो कहा जाता था कि अगर आपकी शुगर जो है 120 से 180 के दरमियान है खाना खाने के 2 घंटे के बाद, तो आप नॉर्मल इंसान हैं। लेकिन अब उसको भी रैंडम को कम करके 140 के ऊपर कर दिया गया, 126 के ऊपर कर दिया गया। ज्यादातर 140 ही देते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट उनके लिए 140 कर देते हैं, वो वैसे जो है जिस तरह आपने कहा 126 कर दिया। तो बेसिक मकसद ये है कि हर बंदे को डायबिटिक पूल में शामिल कर दिया जाए, मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाए, इंसुलिन का इस्तेमाल करवाया जाए। एक अच्छे भले नॉर्मल इंसान को आपने डायबिटिक पेशेंट करार दे दिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारी WHO की तरफ से ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स थी उनको भी थोड़ा चेंज कर दिया गया। तो ये फिर बहुत सिलसिला आगे निकल जाता है अगर हम इस पे बात करते हैं। तो मैं अपने देखने वालों को फिर से ये बात कहना चाहूँगी कि आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आगे चलकर एंड के ऊपर आपको बताऊंगी कि आप किस तरह इस डायबिटीज़ से निजात पा सकते हैं।
इवन आपको दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप विलिंग है कि आप डायबिटीज से निजात पा जाए और आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजारें तो दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दवाई फिर जिस तरह अगर हम परहेज के जरिए या ग़िज़ा के जरिए कर सकते हैं अपने आप को दुरुस्त, तो मेडिसिन भी एक रोल प्ले करेगी आपको जल्दी से क्योर करने के लिए। तो बाकी जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर वो वाकईतन चाहते हैं कि वो इस मर्ज से निजात पा जाए, तो फिर जो मैं अगले प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी, इलाज बताऊंगी या मैं आपको परहेज बताऊंगी, तो उसको फिर आपको कंसीडर करना होगा और उसके ऊपर अमल करना होगा। और मैं गारंटी के साथ आज इस स्पेशल टीवी वालों की तरफ से जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है हेल्थ के हवाले से, मैं गारंटी के साथ ये बात कह रही हूँ कि अगर आप इन हदायत पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी शुगर से निजात पा जाएंगे। जी, तो डॉक्टर वकील साहब, आप हमारे नाजरीन को बताएं कि पाकिस्तान में इसका तनासब क्या है, कितने % लोग इस मर्ज का शिकार हैं? डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। दिलचस्प, मैं जब आगे आपको इसके सेंसेस बताऊंगा तो आप कहेंगे वाकई। देखिए, मेरी बहन ने बताया कि वर्ल्ड वाइड इसकी रेशो जो है 110, यानी कि 10 में से एक बंदा दैट इज कम टू 10% आप कह रहे हैं। ठीक हो गया। अगर 100 लोगों को सर्वे किया जाए तो 10 लोग उसमें डायबिटिक पेशेंट होंगे। पाकिस्तान में ये फिगर, जी पाकिस्तान किसी और चीज़ में नंबर 1 हो या ना हो, इस वक्त दुनिया में, सर दुनिया में पाकिस्तान इज नंबर 1 कंट्री इन डायबिटीज। द रेशियो इज 30%, 10 में से 3 लोग, और ये सबसे हाईएस्ट है। दूसरे नंबर के साथ कुवैत। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा सोशल एक सर्कल है, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं उसमें। ठीक है, हालात ऐसे हैं, स्ट्रेस में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बेरोजगारी है, तो ये चीज़ें हिट करती हैं आपके इम्यून सिस्टम को। जैसा मेरी बहन ने बताया कि ये ऑटो इम्यून सिस्टम है। इसकी कॉजेज डेफिनेट नहीं होती, इनडेफिनेट होती है, लेकिन इसमें स्ट्रेस कि जिस माशरे में मुझे सुबह फिक्र होती है कि मैंने बच्चों का रिज़्क कैसे कमाना, मैंने घर जाना है, मुझे दूध लेके जाना है, मुझे दही लेके जाना है, मैंने बच्चे को खाने लेके, तो पाकिस्तान इज नंबर 1, एटलीस्ट डायबिटीज में नंबर 1 इस वक्त पाकिस्तान आ रहा है। तो रेशो इज 30% ऑफ। अब आप देख लें कि 7 अरब की आबादी है, बड़ी खतरनाक जी। तो पाकिस्तान की 24 मिलियन की आबादी मौजूद, 24 करोड़ की आबादी मौजूद है। 25 करोड़ की जो अभी लास्ट सेंसस आया है, तब उसकी रेशो निकाल लीजिएगा कितना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमें चाहिए कि लाइफस्टाइल को चेंज करें, परहेज सब कुछ करें, और अपने ये जो हम फैटी चीज़ें या शुगर कंटेंट वाली चीज़ें इनको कम करें। आगे चल के मैं बताऊंगा कि फलों में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए या ग़िज़ा में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि आम आवाम को, ये प्रोग्राम चूँकि स्पेशल है, स्पेशल आवाम के लिए है, हेल्थ स्पेशल है, तो ये हमारा मकसद, आपकी बात को बड़ा करता हूँ कि हम बिल्कुल क्रूड लैंग्वेज में, सादा लैंग्वेज में, हम मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं जो मेरे अवाम को, मेरी पाकिस्तान के अवाम को समझ आए। हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। इसमें मैं स्पेशल थैंक अदा करूंगा हेल्थ स्पेशल टीवी वालों को कि जनाब इन्होंने बहुत बड़ा ये जहाद कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम को अगर कॉस्ट देखें तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका आउटकम यही है कि दुआएं हैं, तो लोगों के दिल में रहने वाली बात है। लाइफस्टाइल चेंज करे खुदारा, अदरवाइज बड़ा मसला होगा। मेरे पास ऐसी हिस्ट्री मौजूद है, जिसका मेरी बहन ने कहा कि एक टाइप इरिवर्सिबल है, और बिल्कुल मैं रिपोर्ट्स के साथ वो साबित कर सकता हूँ। मेरे क्लिनिक पे वो रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं कि जब हमने उस पेशेंट का टेस्ट करवाया तो वो वैल्यू 6 माह पहले या साल पहले कुछ थी, और उसके बाद वो रिवर्स होकर वो वैल्यू कुछ थी। और सिर्फ डाइट मैनेजमेंट, इसमें 70 to 80% डाइट मैनेजमेंट है, मेडिसिन बाद की चीज़ें हैं। जी, तो डॉक्टर इरम भट्ट साहब, आप ये बताएं कि जो आजकल, जैसे डॉक्टर वकील साहब ने फरमाया कि हर 30% लोग पाकिस्तान के इस मोहल्लक मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं और ये सिलसिला तेजी से चल रहा है। अब ये बताएं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आम लोग जो हैं बिल्कुल नासमझी में शुगर के मरीज बनते जा रहे हैं? ये बताएं कि इसकी काजिज क्या हैं, वजूहात क्या हैं, किस वजह से शुगर होती है? सिर्फ आप काजिज बताएं कि क्या काजिज हैं इसकी। सर, टू दी पॉइंट जो बात है, सबसे पहले तो आपका ओवरवेट होना है, क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाती है तो वो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम करती है।
फैट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपकी इंसुलिन को जो उसके फंक्शंस हैं, एनर्जी स्टोर करना, ब्लड सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी को यूटिलाइज करना, तो जब ये रेजिस्टेंस सामने आती है तो उस सूरत में फिर ये काम नहीं हो पाते हैं। लिहाजा वो लोग जो ओवरवेट हैं, जिनके वजन बहुत ज्यादा है, जिनके अंदर फैट बहुत ज्यादा पाई जाती है, बेशक अब अगर वो डायबिटीज का शिकार नहीं है तो आप उनके लिए लिख लीजिए कि जिंदगी में कभी ना कभी वो डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। और जिस तरह अकील भाई ने कहा कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे आजकल के बच्चे जो हैं, आप देखिए कि उन्हें चौक तक भी जाना पड़ता है तो मोटरसाइकिल को किक मारते हैं और चौक तक जाते हैं, पैदल चलना भूल गए हैं, सारा वक्त वो एक तरह से बिस्तर दौड़ते हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ आपको। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, तो एक ब्रेक लेते हैं और वक्फे के बाद इसी सवाल को डॉक्टर इरम भट्ट साहब कंटिन्यू करेंगी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी, तो नाजरीन, वक्फे से पहले डॉक्टर इरम भट्ट साहब बात कर रही थी कि किन वजूहात की बिना पर पाकिस्तानी कौम शुगर का शिकार हो रही है। तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं दोबारा डॉक्टर इरम भट्ट साहब की तरफ आता हूँ कि डॉक्टर साहब इसकी वजूहात बता रही थी, तो आप मजीद वजूहात बताएं कि कैसे शुगर हो रही है, हमारी नौजवान नस्ल, हमारी ख़वातीन, हमारे मर्द, ये किस तरह तादाद अक्सरियत जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये डायबिटिक होते जा रहे हैं लोग, तो क्यों होते जा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, एक तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि ओवरवेट होना जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि फैट जो है वो रेजिस्टेंस का काम करती है। दूसरी बात जो मेन रोल है वो हमारे लाइफस्टाइल का है। जब तक हमारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा हम इस मर्ज से निजात नहीं पा सकते। अगर हमने एनर्जी ली है तो फिर उसको हमने कंज्यूम भी करना है। जब हम एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर जो है इंसुलिन और हमारे अंदर जो शुगर लेवल्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप अगर किसी ग्लास में भी पानी डालते हैं तो कितना पानी डालेंगे, जितनी उसकी लिमिट है उसी हद तक डालेंगे। जब हम उसमें बहुत ज्यादा पानी डालना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, वो उछल के बाहर आना शुरू हो जाएगा और इर्द गिर्द की चीजों को बर्बाद करेगा। यही वजह है कि जब हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम डायबिटीज का शिकार होते हैं, तो उसमें मैं यहाँ पहले एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, हम क्यों अपने लाइफस्टाइल की वजह से शुगर का शिकार होते हैं, क्यों पहले इतनी शुगर आम नहीं थी और अब बहुत ज्यादा आम है। तो इसकी बेसिक वजह जो है वो हमारी जंक फूड है। जब हम मैदे के बने हुए बर्गर, पिज्जे, हम लोग ये पैटिस वगैरह खाते हैं, बेकरी आइटम खाते हैं, जिस चीज में भी जिसमें मैदा शामिल हो गया है तो वो मैदा आपके शुगर को बढ़ाएगा। आपके अंदर वो कभी भी जो है शुगर लेवल को बराबर नहीं रहने देगा। जंक फूड आप कह लीजिए 90% रोल प्ले करती है, और उसी जंक फूड में हमारे कोल्ड ड्रिंक्स भी आ जाते हैं, हमारे एनर्जी ड्रिंक्स भी आ जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे जो कैन फूड है वो भी उसी में आ जाती है। जितने भी हमारे आप कह लीजिए कि जंक फूड में जो आइटम्स शामिल हैं वो सारी की सारी हमारे सेहत के लिए खतरनाक है। नतीजे के तौर पर हम डायबिटीज का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर देखिए कि अगर एक शख्स एक नान सुबह के वक्त खाता है और उसके बाद वो उस नान से मिलने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करता है तो वो कभी भी डायबिटीज का शिकार नहीं होगा। लेकिन अगर नान खा के उसने अपनी दुकान के ऊपर चले जाना है और सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उसने सिर्फ बैठना है और इस दौरान उसने खाना भी खाना है, चाय भी पीनी है, उसने बिस्किट्स का भी इस्तेमाल करना है, तो फिर उसके अंदर शुगर लेवल जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और ऑटोमेटिकली जब आपका लाइफस्टाइल बहुत ही सहल पसंद हो जाता है, तईश वाला हो जाता है, तो आप सिर्फ डायबिटीज नहीं, आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। वो जो कहते हैं ना हरकत में बरकत है, तो ये हरकत में जब बरकत खत्म होती है तो बीमारियां हमें घेर लेती हैं। फिर जैसे कि अकील भाई ने कहा, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और शुरू में मैंने आपको कहा कि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, आपके पास इसकी कोई कॉज नहीं है।
ये जेनेटिक्स में भी आता है कि अगर आपके माँ बाप में ये मर्ज पाया जाता है या आपके दादा दादी में ये मर्ज पाया गया या नाना नानी में पाया गया, आपकी फैमिली में अगर डायबिटीज रन करती है तो जिंदगी में एक वक्त लाजमी आएगा, अगर डायबिटीज का आप शिकार नहीं तो लाजमी तौर पर जेनेटिक होने की वजह से आप किसी भी उम्र के हिस्से में डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। तो हमारा लाइफस्टाइल जब तक नहीं बदलेगा, जब तक हमारा खाने पीने का अंदाज नहीं बदलेगा, हम डायबिटीज से निजात नहीं पा सकते। और यही वजह है कि आज अगर मैं बड़े दुख के साथ ये बात बयान कर रही हूँ कि यकीन जानिए 14-14 साल के बच्चे, 18-18 साल के बच्चे ये टाइप 2 में मुब्तला है, ये टाइप 1 में मुब्तला नहीं है, ये टाइप 2 में मुब्तला है। और उसकी मेन वजह जो है हमारा जंक फूड है। आप अगर किसी की डायबिटीज खत्म करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका जंक फूड खत्म करवा दीजिए। आप देखिए उसकी शुगर लेवल जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और डायबिटीज कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। तो जब तक हम अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे हम कुछ नहीं बदल सकते। जी, मैं आता हूं अपने दूसरे मेहमान डॉक्टर वकील साहब की तरफ। अभी बात हो रही थी कॉजेज पे, तो मैं आपसे ये अपने नाजरीन के लिए पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि सिम्टम क्या है, कि कैसे पता चलता है कि ये बंदा मुब्तला हो गया है, सफर फ्रॉम डायबिटिक हो गया है। अच्छा, मेरी बहन ने बड़ा अच्छा उसको पहले डिफाइन किया कि स्ट्रेस और ओवरवेट होना बहुत बड़ी वजह और ये सबसे बड़ी वजह है। इसमें थोड़ा सा मैं एडअप पहले कर दूं उनके सवाल में, जवाब में, कि हार्मोनल चेंजेस भी बाजुकात जिस तरह जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उससे डायबिटीज की थर्ड जो टाइप है गेस्टेशनल वो डेवलप हो जाती है। वो टेम्परेरी, जब तक वो प्रेगनेंसी रहती है तो वो डेवलप हो जाती है। तो एक ये वजह भी हो सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, मेडिसिन कुछ इस किस्म की हम लेते हैं उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी ज़रा नाज़रीन के लिए ऐड कर दें ताकि अवेयरनेस के लिए, चूँकि प्रोग्राम है आवाम के मुफाद के लिए, तो ये मैं कर दूं। अब आते हैं आपकी सवाल की तरफ। सबसे पहली सिम्टम्स जो है वो ड्राइनेस है, मुंह में खुश्की, जुबान पे खुश्की, होंठों में खुश्की। ये खुश्की होना स्टार्ट हो जाती है और आप पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट कर देते हैं। नतीजतन आप यूरिनेशन यानी कि पेशाब, जो छोटा पेशाब है उसकी तरफ, बॉल की तरफ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है। फटीग, थकावट होती है जिस्म में। अच्छा, मेल जो लोग हैं उनमें सेक्सुअल इश्यूज, उनकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो मुतासर होना स्टार्ट हो जाती है। थकावट बहुत ज्यादा होती है, यानी कि आपके जिस्म में टूट फूट, वेट रिड्यूस होना शुरू, दीमक की तरह आपके जिस्म को अंदर से काटना स्टार्ट हो जाता है। दीमक की तरह काट रहे हैं तो आपका वेट रैपिडली गिरता है, आपको बाज़ औक़ात भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। तो ये वो मेन सिम्टम्स हैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि शुगर, ठीक है मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, या डायबिटीज या ज़ायबिटीज का हम लफ्ज इस्तेमाल करें, लेकिन अगर मेरे नाज़रीन के लिए मतलब उनकी मालूमात के लिए कि होम्योपैथी बेसिकली सिम्टम्स बेस्ड फिलॉसफी पे डिपेंड करती है। अलामत होगी तो मेडिसिन होगी। आगे चल के हम जब मेडिसिन पे बात करेंगे तो जाहिर है इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी मेडिसिन को डिस्कस कर सकें, लेकिन मेडिसिन आपको बताएंगे, उसके साथ की सिम्टम बताएंगे कि ये मेडिसिन है, ये उसकी की सिम्टम्स है, अगर ये हो तो आप ये वाली मेडिसिन होम्योपैथी में यूज़ करें तो अल्लाह ताला आपको सेहत भी देगा। तो एहतियात करनी है, बहुत मोजी मर्ज है, जिस्म खोखला, बेकार, और जैसा मेरी बहन ने कहा कि ये तमाम बीमारियों से, और पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग पोजीशन है, 30% नंबर 1 इन दी वर्ल्ड। तो अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहम करे, जंक फूड से अवॉइड करें और सादा लाइफस्टाइल में है। उससे एक तो आपकी सेहत ठीक होगी, दूसरा एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो हम जंक फूड की सूरत में, ये जो बाहर मुल्क के ब्रांड्स है बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेता, ये हम अपना रेवेन्यू, अपनी दौलत ज़ाया कर रहे हैं और अपनी सेहत तबाही कर रहे हैं, यानी कि पैसे दे के हम लोग बीमारी खरीद रहे हैं। अब बोतल क्यों पीनी है? प्यास बुझाने के लिए। अल्लाह ताला ने, देखें जी, 3 बेसिक नीड्स होती हैं जो इंसान में पाई जाती हैं। जब इंसान जैसे ही पैदा होता है तो ये 3 बेसिक नीड्स हैं जो पाई जाती हैं। नंबर 1 हंगर है, भूख आपको लगनी है। नंबर 2 आपको शेल्टर चाहिए। नंबर 3 सेक्स। ये इंसान हो, जानवर हो, ये 3 बेसिक नीड्स हैं। अच्छा, जब आपको हंगर या थर्स्ट है तो अल्लाह ताला ने पानी बनाया है और पानी से प्यास बुझनी है। आप उसमें कलर ऐड करते हैं, आप उसमें शुगर कंटेंट्स ऐड करते हैं। एक बोतल में 250 मिलीलीटर में 9 स्पून चम्मच चीनी के,
तो जब वो जिस्म में जाएगी तो ओवरफ्लो ही होगा ना, एक कैपेसिटी नहीं है। जैसा मैंने मिसाल दी कि गाड़ी का टैंक 40 लीटर डालने, आप 45 लीटर डालते जाते हैं, वो बाहर आएगा, उबलेगा, प्रॉब्लम होगी, स्टोरेज कैपेसिटी से आउट होगा, तो वो फैटी डिपॉजिट में जाएगा, जिस्म खराब होगा। तो खुदारा आसान जिंदगी, सिंपल लाइफ। बाकी अगर हम खुराक में बात करें तो जाहिर है हमें सकील चीज़ों से परहेज करनी है, ठीक है, जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका ज़्यादा है। आम नाज़रीन के लिए मैं बता दूं, जस्ट गूगल पे बैठे आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कोई चीज़ रोटी लेनी है आपने, आप लिखें जी वहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है एक ब्रेड का, आपको उसी वक्त आ जाएगा। तो जिस चीज़ में 50 से ऊपर या 51 से ऊपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो वो कभी यूज़ ना करें। मैं फलों की तरफ आता हूँ, 4 फल अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, आप मोटापे से बच जाएंगे, आप शुगर से बच जाएंगे, आपकी शुगर इवन रिवर्स हो सकती है। अंगूर बिल्कुल नजदीक नहीं जाना। आम पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ी सी इसमें राय पाई जाती है जी, मैं अभी राय दूंगी आपके आम के हवाले से, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आम में जो भी डॉक्टर आपको राय दे रहा है वो राय अपनी जगह, क्या जरूरत क्या है उसको अवॉइड करें। मेलन फैमिली, तरबूज, अच्छा तरबूज हम समझते हैं पानी पानी है, खरबूजा पानी, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, पीते जाए। तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ऊंचा है कि आप तरबूज खाते जाएं तो आप 3 माह में तरबूज की तरह हो जाएंगे जैसे पहले मैं था। तो मैंने अपने नाज़रीन के लिए दोबारा बताया, मैंने 21 kg वेट रिड्यूस किया है। ये फल मैंने अपनी जिंदगी से, और केला इसके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत ज्यादा है, कैल्शियम बेस है लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत है। ये 4 फल आप लोगों ने नहीं लेने। ड्राई फ्रूट जितना इस्तेमाल कर सकते हैं करें, कोई इशू नहीं है। इन 4 फलों को आप अपनी जिंदगी से, सैलड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा, सैलड का इस्तेमाल करें, और चीजें खाएं, आप ड्राई फ्रूट खाएं, आप ये जो भुने हुए चने होते हैं जिसको पंजाबियों में छोले भी बोलते हैं, मैं ये क्रूड वर्ड अपने नाज़रीन के लिए इस्तेमाल करूँ क्योंकि हमारी 80% नाज़रीन दही इलाकों में रहते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं बेसिकली, ताकि अवेयरनेस हो। ये इस्तेमाल करें, आपको फाइबर्स मिलेंगे, आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। अच्छा, आपने करना क्या है कि आपने फाइबर्स और प्रोटीन बेस खुराक इस्तेमाल करनी है। प्रोटीन, अंडा, आप सुबह एक उबला हुआ अंडा खाएं, माशाल्लाह आप देखेंगे। अच्छा, अंडा ऐसी ग़िज़ा है डॉक्टर साहब कि अगर आप एक अंडा ले लेंगे ना तो आपको, आपके जिस्म को दूसरी कोई ग़िज़ा नहीं, उसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर सब आपको मिलेंगे। बैलेंस डाइट है, ज़रूर लें। और कुछ लोग कहते हैं ना कि अंडे की जर्दी इस्तेमाल ना करें, दबा के इस्तेमाल करें जी, ये गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है जी जी, दबा के इस्तेमाल करें। मैं लेता हूँ रोजाना 2 अंडे सुबह नाश्ते में लेता हूँ मैं, और अल्लाह का शुक्र है आई एम राइट नाउ 53 और मेरे वाइटल्स बिल्कुल पूरे हैं, ना मुझे ब्लड प्रेशर, ना मुझे शुगर, ना शुक्र है ना मेरी किडनीज को कोई मसला, ना लिवर में कोई मसला। तो मेरा ख्याल है टाइम की कमी है तो मैं अपने जवाब को मुख्तसर करता हूँ। तो ये वो अलामात मैंने बता दी हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात मैंने पूछना है आपसे, मैं इसी बात में शामिल कर ले मेरा सवाल भी, तो जरा मुख्तसर करें, मेरे पास वक्त भी कम है। तो ये बताएं कि पेचीदगियां के और क्या क्या है। मतलब शुगर जो है उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, शुगर किडनीज पे पड़ती है, डायलिसिस की तरफ जाते हैं, जी जी, मौत की तरफ जाते हैं। शुगर के और क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, आप इस पे भी रोशनी डालें। दूसरा आप ये बताएं कि हमारे वो अफराद जो हमारे पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, जब वो इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं तो और उनको इसके अलावा क्या क्या पेचीदगियां हो सकती हैं? जी, इस मर्ज में जो सबसे बड़ी पेचीदगी आती है वो ये कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। याद रखिए कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, यानी कि ये वो लोग हैं जिनकी आप बात कर रही हैं जो डायबिटिक जो डायबिटिक हो चुके हैं जी जी, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करते, जी जी, मैं एहतियात नहीं करते, परहेज नहीं करते, मेडिसिन नहीं लेते, बस वो डायबिटिक हैं और वो लापरवाही करते हैं, उनके नुकसानात उनकी सेहत मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि नाजरीन एक बात याद रखिए कि हर ब्लड प्रेशर वाला मरीज डायबिटिक नहीं हो सकता, लेकिन हर डायबिटिक पेशेंट जो है डॉक्टर साहब वो हाइपरटेंसिव होगा, ये लाजमो मलजूम है। और जो डायबिटीज के नुकसानात हैं वो तो मैं पहले आपको बाद में बताती हूँ। मैं एक मेन चीज आपको बताऊं कि डायबिटीज सबसे ज्यादा किन सेल्स के ऊपर इफेक्टिव होती है। आपकी आंख के सेल्स जो हैं, यही वजह है कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो मोतिया का शिकार हो जाते हैं। आपके गुर्दे, डायबिटीज की वजह से आपका रीनल फेलियर हो जाता है, आपका हार्ट, आपको हार्ट अटैक हो जाता है।
फिर आपका जहन इसकी वजह से बहुत मुतासिर होता है, आपकी याददाश्त मुतासिर होना शुरू हो जाती है, आपके जहन के सेल्स जो हैं वो एक तरह से जलना शुरू हो जाते हैं, ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं, आपको किसी वक्त भी फॉलेज हो सकता है, आपकी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। ज़ाहिर है जब खून की नालियाँ तंग होगी तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और यही मेन कॉम्प्लिकेशन है। और जो सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है जिससे लोग डरते हैं, लोग डायबिटीज से ज़्यादा डरते नहीं हैं, लेकिन जब डायबिटीज के जख्म देखते हैं तो एक दफ़ा हिल जाते हैं। क्यों? डायबिटीज के जख्म जो है वो गैंग्रीन की तरफ चले जाते हैं, और आपके जिस हिस्से में भी डायबिटीज का जख्म हुआ और वो जख्म हड्डी को छू गया तो लाजमी तौर पर आपका वो अदा काटना पड़ेगा। अब बेसिक वजह क्या है कि डायबिटीज के जख्म ठीक क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, लिहाजा वो जितने बैक्टीरिया है सारे के सारे वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वो जख्म को ठीक नहीं होने देते, लिहाजा वो जख्म फैलता फैलता हड्डी तक जाता है, और बाज़ सूरतों में तो आपकी पूरी पूरी टांग काट दी जाती है। जैसे ही हड्डी को डायबिटीज का जख्म टच कर गया, आपके लिए उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। और गैंग्रीन में ये होता है कि आपके अज़ा तो जड़ना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। न्यूरोपैथी जो है डायबिटीज का एक बहुत बड़ा साइन और सिम्टम है कि न्यूरोपैथी होना शुरू हो जाती है, और बाज़ औक़ात न्यूरोपैथी की वजह से चूंकि हमारे पाँव में ब्लड सप्लाई सबसे कम होती है, लिहाजा न्यूरोपैथी का असर सबसे ज़्यादा जो है हमारे पाँव की तरफ होता है। ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसकी वजह से हिस्से हमारी सुन्न हो जाती हैं, हमें पता नहीं चलता, हमारे पैरों पे जख्म लग जाते हैं, हमारे कट लग जाते हैं, और डायबिटिक होने की वजह से जख्म फैलना शुरू हो जाते हैं। और डायबिटीज के पेशेंट जो हैं, आप देखिए आपको पता चलेगा कि उनके हाथ और पाँव में से बेतहाशा हीट निकलती है, जलन होती है, और स्टिंग्स पड़ते हैं उनको, इतने शदीद स्टिंग्स पड़ते हैं कि चीख उठते हैं। और ये सारी चीजें सिर्फ इस वजह से कि न्यूरोपैथी शुरू होगी, यानी आपके अज़ा जो है वो खत्म होने की हालत की तरफ चलेगी। यही वजह है कि लाइफस्टाइल चेंज करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है, आपको फॉलेज हो रहा है, या आपकी किडनी फेलियर्स हो रही हैं, आपको गैंग्रीन हो रहा है, आपको बेड सोर्स होना शुरू हो गया अगर फॉलेज की वजह से, तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं आपकी जिंदगी को लापरवाही की वजह से आपको इंतहाई तकलीफ से बना देती हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए कहा जाता है कि अपने पाँव की और अपनी उंगलियों की इस तरह हिफाजत करे, इस तरह देखभाल करे जैसे रोजाना आईने में अपना चेहरा देखते हैं, अपने बाल संवारते हैं और अपने चेहरे को साफ सुथरा रखते हैं। क्यों? जब आप पाँव का ख्याल नहीं करेंगे, न्यूरोपैथी की वजह से आपको नहीं पता कि कट लगा हुआ, न्यूरोपैथी की वजह से आपको नहीं पता चलेगा कि कुछ चीज आपके पैर में चुभ गई। आपका अपना काम है कि अपने पाँव का ख्याल रखें, और इस तरह रखें जैसे आप अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं। वो जो कहते हैं ना, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, तो हमारे लिए हमारे पाँव देखना बहुत जरूरी है उन मरीजों के लिए जो डायबिटिक हैं। तो आप अगर एक कहते हैं जी गैंग्रीन हुआ, आपने कभी गैंग्रीन के मरीज देखे नहीं होंगे, इसलिए आपको पता नहीं कि डायबिटीज क्या करती है। आपने फॉलेज वाले मरीज नहीं देखे होंगे। आप यकीन जानिए कि मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, ये मैं हकीकतन आपको बयान कर रही हूँ, कि न्यूरोपैथी की वजह से पाँव इतने सुन्न हो गए कि पैर के ऊपर जख्म हुआ और उनको नहीं पता चला। सर्दियों के दिन थे, घर वालों ने भी ख्याल नहीं किया। ये जो बारीक कीड़ियां होती हैं ना, जो गोश्त के ऊपर आते हैं, जिन्हें हम उर्फे आम में कक्की कीड़ियां कहते हैं, अब यकीन जानिए उन कीड़ियों ने उनके पूरे के पूरे पैर को जो है वो घेर लिया हुआ था, सारा पैर छुपा दिया हुआ था। तो घर वालों की लापरवाही की वजह से एजेड लोग तो अपना ख्याल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके घर में बुरे अफराद हैं, आपके माँ बाप हैं या आपको कोई और है, तो आपकी जिम्मेदारी है बहैसियत औलाद, बहैसियत बहू या बहैसियत कोई भी बहन भाई, आप उनके पाँव का ख्याल रखिए, उनके पाँव की सफाई कीजिए। क्यों? एक दफा जख्म हुए तो फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। अब मैंने शुरू प्रोग्राम में दावा किया है कि मैं ये गारंटी के साथ बात करती हूँ कि हम आपको डायबिटीज से निजात दिला देंगे, लेकिन उसमें आपका तावन बहुत जरूरी है। आप अगर डायबिटीज से निजात हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले 3 चीजों को अपनी जिंदगी से माइनस कर दीजिए। 3 सफेद चीजों को अपनी जिंदगी से माइनस कीजिए। आप मैदे को अपनी जिंदगी से माइनस कर दीजिए, आप चावल को अपनी जिंदगी से माइनस कर दीजिए, आप चीनी को अपनी जिंदगी से माइनस कर दीजिए। थोड़ा यहाँ पे ऐड करूंगा, चीनी।
अच्छा, बाज लोग कहते हैं, समझते हैं, मतलब क्रूड जो लोग हैं वो कहते हैं गुड़ खा लो कुछ नहीं होता। मैं उनको उनके नाज़रीन क्या बताऊं कि गुड़ से चीनी बनती है, तो गुड़ भी उतना ही नहीं, यहाँ मैं आपको बता दूं, गुड़ चीनी के मुकाबले में कम नुकसान देता है। मैंने जरा बात को समेटना है, आखिरी 2 मिनट है मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आप ट्रीटमेंट भी बताएं। ट्रीटमेंट सबसे पहले होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट है उसमें हम तो इलामात के ऊपर बात करते हैं, तो लिहाजा हमारी होम्योपैथी की मैं चंद मशहूर अद्वियात के नाम आपको बता देती हूँ कि हमारी टॉप ग्रेड जो मेडिसिन डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं उनमें एक तो एसिड फॉस का इस्तेमाल किया जाता है, अर्जुना का इस्तेमाल किया जाता है, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और जो लोग होम्योपैथी जानते हैं मैं उनके लिए बता दूं कि आर्सेनिक एल्बम को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। आर्सेनिक एल्बम जो है डायबिटीज़ की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है, और सल्फर जो है वो टॉप के ऊपर आती है, क्योंकि जब हाथों पैरों में जलन होगी तो आपको सल्फर जो है उस जलन से निजात दिलाएगी। ये 4-5 हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है, लेकिन इलामात की बुनियाद पर हमारे पास एक पूरी फहरिस्त है जिसको हम है। जी अमाइगडालिस है, फिर उसमें सिडिजियम है, यूरानियम नाइट्रिकम, लेकिन होम्योपैथी चूंकि वो तो बहुत ज्यादा है, बहुत अलामात पे चलती है। डायबिटीज जो है उसमें चूंकि पेशाब बड़ी कसरत से पाया जाता है और कमजोरी बहुत ज्यादा पाई जाती है, वीकनेस जिसको कहते हैं, जिसमें आपकी सेक्सुअल वीकनेस भी आ जाती है, तो एसिड फॉस जो हमारी मेडिसिन है वो सरे फहरिस्त आ जाती है। वो आपकी फिजिकल वीकनेस को भी दूर करती है और आपकी सेक्सुअल वीकनेस को भी दूर करती है। जी वो मास्कस पे आ जाती है हमारी। कोका इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत सारी हमारी मेडिसिन जी है, लेकिन मास्टर्स का रेट आपको पता है डॉक्टर साहब? 45,000 रुपए आजकल 30 ml की बोतल 45,000 रुपए की, तो वो फूडनेस को अफोर्ड नहीं हो सकता। तो मेरे पास मैं एक शेर जी अकबर अलाहाबादी का याद आ रहा है, लेकिन सर मैं सिर्फ 1 मिनट चाहूंगी। नहीं मिनट नहीं है, बस चलो 20 सेकंड, 1 मिनट। आप शेर आपका नाजरीन के लिए काफी नहीं, नाजरीन को कहिए, या मैं नाजरीन से ही मुखातिब होकर कहती हूँ कि अगर आप वॉक, एरोबिक्स, योगा इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा इस तरह मनाते हैं जिस तरह डेली सांस लेते हैं, तो जो मैंने बात कही थी कि मैं गारंटी के साथ ये बात कहती हूँ कि आप अपनी शुगर से निजात पा जाएंगे। जी अकबर अलाहाबादी रह जाएगा। लाइफस्टाइल चेंज शेर में समझा देता हूँ, आने दे। लाइफस्टाइल चेंज करने की बात हो रही है, बड़े खाबे शाबे खा रहे हैं, तो जब सेहत होगी तो खाबे खाएंगे ना। थे केक की फिक्र में 100 रोटी भी गई, चाहिए शय बड़ी 100 छोटी भी गई। मेरी नसीहत यानी इन डॉक्टर्स की नसीहत न मानी, आखिर पतलून की ताक में लंगोटी भी गई। तो अपने लाइफस्टाइल को सादा कीजिए, सादा ग़िज़ा जी। तो नाजरीन, आज का हेल्थ स्पेशल टीवी पे हमारा प्रोग्राम था शुगर, इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसका होम्योपैथिक अद्वियात से इलाज। जो मेरे पैनल में मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर ने अद्वियात बताई हैं, आप इन अद्वियात को बगैर मशवरे के इस्तेमाल न करें, अपने करीबी एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुगर को कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ें याद रखिएगा। 33% इसमें एक्सरसाइज, 33% इसमें अद्वियात और 33% इसमें परहेज़। अगर आप ये तीनों चीज़ें कंटिन्यू करेंगे तो इंशाअल्लाह शुगर पे कंट्रोल रहेगा। हम भी शुगर पेशेंट ऐसे ही कर रहे हैं और चला रहे हैं अपने आप को। तो आपकी फीडबैक का, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप हमारा चैनल देखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये यूट्यूब पे भी प्रोग्राम है, इस पेज पे भी है, तो आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।